नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका और ऊतक, जिसकी पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी जंतु ऊतकों के प्रकारों के बारे में, जिसमें से दो प्रकार हमने पढ़ लिए थे, एपिथेलियम ऊतक और आपके जो पेशीय ऊतक है और उसके प्रकार है उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संयोजी ऊतक के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और चौथा आपके तंत्रिका ऊतक के बारे में, और इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम संयोजी ऊतक की। संयोजी का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना, ठीक है। तो संयोजी का मतलब क्या है? जोड़ना, यानी कि जो बहुत सारे भागों को जोड़ेंगे वो आपके क्या है? संयोजी ऊतक हुए। देखो संयोजी ऊतक जैसा कि नाम से पता चलता है कि अंगों को जोड़ता है। मुख्यतः संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स यानी कि अधात्री, योजी ऊतक कोशिकाएं और योजी संयोजी ऊतक तंतु आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें रक्त की, तो जो रक्त है ना वो आपका तरल संयोजी ऊतक ही है। कैसे? तो देखो आपके पूरे शरीर में क्या बह रहा है? खून ही तो बह रहा है भाई, सबके शरीर में खून बह रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बस बिना खून के चल रही है जिंदगी। तो ये जो रक्त है वो हमारे शरीर के अंगों को जोड़ रहा है भाई, यही तो क्या कर रहा है, जितने भी भोज्य पदार्थ है उनको शरीर के हर हिस्सों तक पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन को हर हिस्सों तक पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर ये रक्त क्या हुआ? आपका संयोजी ऊतक हुआ। तो देखिए संयोजी ऊतक के उदाहरण है एल्वियोलर ऊतक, वसा ऊतक, उपास्थि, अस्थि और आपके रक्त। जो उपास्थि और अस्थि, अस्थि का मतलब है आपकी हड्डियां, वो भी आपके जोड़ने का काम कर रही है। उपास्थि होती है आपकी मसल्स, वो भी आपके जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सभी संयोजी ऊतकों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? तो विभिन्न संरचनाओं को एक दूसरे से जोड़ेंगे। कंडराएं अस्थि को पेशी से जोड़ती हैं और स्नायु अस्थि से जुड़े होते हैं। सहायक फ्रेमवर्क बनाती है, जैसे शरीर में उपास्थि और अस्थि, तो हमारे शरीर का पूरा ढांचा इन्हीं से ही तो बना है, अस्थि से ही, है ना। देखो तो फ्रेमवर्क बनाया नहीं बनाया किसने? आपके अस्थि और उपास्थियों ने। तो ये किसके कार्य होते हैं? संयोजी ऊतक के कार्य होते हैं। वसा संयोजी ऊतक, वसा के भंडारण में सहायक, जैसे कि आपका एडिपोज ऊतक। ये क्या है? आपका वसा जब इकट्ठी हो जाती है आदमी, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसे मोटापन सा आ जाता है, वसा इकट्ठी हो जाती है, तो उसको अपन एडिपोज ऊतक ही कहते हैं, ठीक है। तो वसा का भंडारण होता है इसमें। ये वृक्क को अंडाशय व नेत्र गोलकों के चारों ओर धक्का रोधी कुशन बनाती है, जिससे ये जो हमारे अंग है वो क्षतिग्रस्त होने से बच सके। रक्त भी एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि हमारे शरीर के सारे अंगों को जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है आपके रक्त, तो ये भी आपका संयोजी ऊतक हुआ। संयोजी ऊतक के 4 प्रकार यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका रेशेमय और तंतुमय ऊतक, दूसरा है आपका उपास्थि, तीसरा है आपका अस्थि और चौथा है आपका तरल संयोजी ऊतक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेशेमय या फिर तंतुमय ऊतक की। तो देखो ऊतक की प्रवृत्ति कैसी होती है? रेशेमय तंतुमय की कोशिकाएं आमतौर से अंतरकोशिकीय अवकाशों से पृथक बनी रहती हैं। इस अवकाश में ठोस अथवा तरल जो पदार्थ है वो भरा रहता है। तो जैसे ही आपका देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें जो अंतर कोशिकीय अवकाश है, यानी कि जैसे मान लो एक कोशिका ये दूसरी कोशिका, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये अंतर कोशिकीय अवकाश है। यहाँ पर क्या भरा रहता है? आपके तरल भरा रहता है। देखिए उदाहरण कंडराय, स्नायु, वसा ऊतक। पेशी को अस्थि के साथ जोड़ते हैं, वे अस्थियों को परस्पर जोड़ते हैं। पैकिंग और अधिकांश अस्थियों को परस्पर बांधे रखना, वसा का संचयन करना किसका कार्य होता है? रेशेमय या तंतुमय ऊतक का कार्य होता है। दूसरी बात करते हैं अपन उपास्थि की। तो ये है क्या, इनकी प्रकृति कैसी होती है? सघन, अर्धपारदर्शी, प्रत्यास्थ। उदाहरण नाक, कान, वायु नली की भित्तियों में और लंबी अस्थियों के सिरों पर। कार्य आलंबन तथा मजबूती प्रदान करती है। कौन? आपके उपास्थि। इस प्रकार से इनका डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है।
आगे देखिए, तीसरा है आपका अस्थिया, हड्डी। ऊतक की प्रवृत्ति कठोर होती है। भाई अपनी हड्डियां मजबूत होती है नहीं होती, कठोर होती है नहीं होती, होती है ना। कठोर तथा संरंध्री, इसमें सजीव कोशिकाएं व निर्जीव लवणों की कठोर संहति दोनों ही होते हैं। उदाहरण पसलियां, जांग की अस्थि, रीढ़ की हड्डी, ये सब क्या है आपकी अस्थि ऊतक ही है। आलंबन और मजबूती प्रदान करती है, गति में सहायता करती है। कौन? आपके अस्थि। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है आपके अस्थि का है। आगे चलते हैं, अगला जो है आपका तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? जैसे कि रक्त जो कि शरीर के भागों को जोड़ेगा। तो देखो, इसमें कोशिकीय और तरल दोनों ही भाग होते हैं। उदाहरण क्या है इसका? रुधिर और लसिका। कार्य क्या होगा भाई? गैस और रासायनिक पदार्थों का आवागमन, और जैसे आपके रोगाणुओं से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कौन? आपके तरल संयोजी ऊतक। जो कि रक्त है वो आपके क्या करेगा? भोज्य पदार्थ है उनको शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचाएगा। पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? तभी तो आपके शरीर में पूरा घूम रहा है। इनके साथ साथ इनके पास जो आरबीसी होता है, उनके पास हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजेगा नहीं भेजेगा? हमारे शरीर के सारे हिस्सों को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ पर गैसों का आवागमन और आपके रासायनिक पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा? तरल संयोजी ऊतक के द्वारा, क्योंकि तरल है यानी कि ये बह सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई अपने किसकी? यहाँ पर संयोजी ऊतकों की। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं लास्ट ऊतक, जिसका नाम क्या है? तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक क्या करते हैं कि आपके आसपास उपस्थित जो भी, जैसे आपने कोई भी सूचना ग्रहण की, तो सूचनाओं को ग्रहण करके आपके मस्तिष्क तक लेकर जाते हैं और उस मस्तिष्क से उसका जो भी उत्तर है वो लेकर आते हैं। कौन? आपके तंत्रिकीय ऊतक। तो देखो, तंत्रिकीय ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के बने होते हैं। तो जो आपका तंत्रिकीय ऊतक है ना, उसकी इकाई क्या है? यहाँ पर न्यूरॉन कोशिका है, जिसे अपन क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब इस जो तंत्रिका कोशिका है ना, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखो, पहला जो भाग होता है वो इसका क्या होता है? डेंड्राइट्स, जिसे अपन क्या कहते हैं? द्रुमिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्रुमिका। दूसरा जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं कोशिका काय। ठीक है, और जो तीसरा भाग होता है वो आपका होता है एक्सॉन, जिसे अपन कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं आपके तंत्रिका कोशिका के। देखो, तंत्रिका तंतुओं का एक गुच्छा या तंत्रिका कोशिकाओं का तंत्रिकाक्ष तंत्रिकाएं बनाता है। यह तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। तो देखो, क्रियात्मक इकाई कैसे है? कोई भी आवेग आपने ग्रहण किया, उस आवेग को मस्तिष्क तक लेकर जाएगा। कौन? आपके यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिकाएं। आपके शरीर में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं? जिसमें जितने आसमान में तारे नहीं उतनी तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर है। ठीक है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे होते हुए आपका जो भी आपका सूचना है वो मस्तिष्क तक जाएगी। अब कैसे जाएगी, किस प्रक्रिया के थ्रू जाएगी, इसकी बात भी अपन यहाँ पर करेंगे। देखो, 3 भाग होते हैं। कोशिका काय, जिसे अपन कहते हैं साइटोन, द्रुमावर्ध यानी कि द्रुमिका आपके डेंड्राइट्स, और तंत्रिकाक्ष जिसे कहते हैं एक्सॉन। अब यहाँ पर इसके चित्र से हम समझते हैं। देखो, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर जाल वाला भाग है ये क्या है? आपके डेंड्राइट्स है। ये क्या है? आपके डेंड्राइट्स है। ये क्या करते हैं? कोई भी आवेग आया, कोई भी सूचना आई, कोई भी सिग्नल आया, उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो डेंड्राइट्स ने कोई भी सूचना को ग्रहण कर लिया। ये जो बीच वाला भाग आपको नजर आ रहा है ये क्या है? आपके कोशिका काय। ये क्या है? कोशिका काय, जिसके पास खुद का एक बड़ा केंद्रक होता है। ठीक है, अब जो भी आपकी सूचना आई, ठीक है, जो भी कोई भी सूचना इसने ग्रहण की डेंड्राइट ने, ये एक विद्युत आवेग में परिवर्तित होती है। अब ये विद्युत आवेग आपका यहाँ पे ये जो लंबा सा आपका प्रवर्त निकला हुआ है इसको अपन कहते हैं एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष। तो वो विद्युत आवेग इस तंत्रिकाक्ष से होता हुआ आगे जाएगा। ये तंत्रिकाक्ष का यहाँ पर आखिरी सिरा है जिसमें आपके क्या होगा? यहाँ तक सूचना गई,
अब यहीं पर आपके दूसरी न्यूरॉन कोशिका लगी होती है इसके जस्ट उधर ही, जिसका कौन सा भाग, डेंड्राइट वाला भाग होगा ना, क्योंकि यही तो सूचना ग्रहण कर रहा है, तो इस डेंड्राइट पर आके सूचना आ जाएगी। तो इस तरीके से जैसे अपन नहीं होता कि घर बनते देखते हैं तो मजदूर क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, ईंट पास करते जाते हैं, ईंट एक दूसरे को देते जाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक न्यूरॉन है, एक तंत्रिका कोशिका है, उसने सूचना दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी। इस तरीके से ये जिस प्रक्रिया के थ्रू सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, सिनैप्स कहा जाता है। सिनैप्स या सिनैप्सिस कहा जाता है। ठीक है, देखो कोशिका काय अथवा साइटोन में एक विशिष्ट केंद्रक, तो ये आपका केंद्रक है कोशिका काय के पास। साइटोप्लाज्म होते हैं, कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि भी साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं। कोशिका में से बहुत से धागे सदृश विस्तार निकले रहते हैं जिन्हें अपन डेंड्रॉइड्स कहते हैं या डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपके डेंड्राइट्स, जो कि क्या करेंगे, सूचना को, सिग्नल को ग्रहण करने का कार्य करेंगे। आगे देखिए, इनमें से एक विस्तार बहुत लंबा होता है, तो ये जो एक बड़ा सा निकल रहा है इसको अपन कहते हैं एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तंत्रिकाक्ष मज्जा आच्छादित जिसे अपन कहते हैं माइलिन शीथ। तो देखो यहाँ पर ये आवरण है इसके ऊपर, इस आवरण को अपन क्या कहते हैं, इस आवरण को कहा जाता है आपके माइलिन शीथ। ठीक है, जहां पर आपके ये आवरण अनुपस्थित होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है एक्सॉन, इस तरीके से ये आवरण है, तो जहां पर अनुपस्थित है उसे अपन क्या कहते हैं, रेनवियर नोड कहा जाता है। तो देखो इससे ढका होता है या ढका नहीं भी हो सकता, तो जहां ढका नहीं होगा वहां पर आपके रेनवियर नोड है। इस आच्छद में से बीच बीच में अंतराल होते हैं जिन्हें अपन क्या कहेंगे, रेनवियर नोड कहा जाता है। समझ आई बात। अब देखो एक तंत्रिका कोशिका के सिरे पर स्थित तंत्रिकाक्ष व अन्य तंत्रिका कोशिका के कोशिका काया साइटोन के बीच के स्थान को अपन क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो देखो जैसे मान लो ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये उसका आखिरी सिरा है, ठीक है, और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ये उसका प्रारंभिक सिरा है। यहां से सूचना यहां आएगी, इस पे क्या लगे रहेंगे, इस तरीके से ग्राही लगे रहते हैं। तो ये जो आपके सूचना यहां पर आई इस तरीके से, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। तो ये काम है किसका, आपके तंत्रिका कोशिका का, कि सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर जाना और वहां से उसका उत्तर लेकर आना। क्लियर है बात यहाँ पर सभी को। तो ये तो हुए आपके ऊतकों के प्रकार, ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा टॉपिक है आपका यहाँ पर, स्टेम सेल प्रौद्योगिकी। स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती है आपकी, अविभाज्य या अविशिष्टीकृत कोशिकाएं होती है, जो कि क्या करती है, आपके समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर समसूत्री विभाजन की इनमें क्षमता होती है, तो उन्हें विशेषीकृत कोशिका के प्रकारों में पृथक किया जा सकता है एवं अधिक स्टेम सेल उत्पादित करने के लिए पुनः विभाजित किया जा सकता है। वैसा क्यों करते हैं, तो ये जो आपकी इस तरीके से अगर ये जो स्टेम सेल है इनमें समसूत्री विभाजन होता है, इनको पुनः अगर विभाजित करते हैं तो कुछ उपचार में ये सहायक होती है। देखिए स्टेम सेल भ्रूण, गर्भनाल व वयस्कों के अस्थि मज्जा से प्राप्त की जा सकती है। चिकित्सीय शोध से यह प्रदर्शित हुआ है कि मानवीय बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त ऊतकों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो वहां पे ये जो कोई भी क्षतिग्रस्त ऊतक है उसको प्रतिस्थापित करके जो है सही किया जा सकता है। कई प्रकार के वयस्क स्टेम सेल उपचार पहले से ही उपलब्ध है, जैसे कि अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट, जिससे रक्त कैंसर का उपचार होता है। अब इसका उपयोग क्या है, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों के प्रतिस्थापन में, मानव विकास के अध्ययन में, नई औषधियों की जांच में और जीन चिकित्सा पद्धति के तरीकों में इसका जो उपयोग है स्टेम सेल प्रौद्योगिकी का वो किया जाता है।
यहाँ पर आपका ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ऊतकों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया है, एपिथेलियल ऊतक पढ़ा है हमने, पेशीय ऊतक पढ़ा है, संयोजी ऊतक पढ़ा है और आपके तंत्रिका ऊतक पढ़ा है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।